पॉइंट एल वो आपका एक रहता था इनकम प्रॉपर्टी वाला न्यूमेरिकल, उसमें थोड़ी सी जरा रिवीजन करते हैं भाई। ग्राउंड लेवलिंग कहीं ए से जे जो 15A में आ रहे हैं उसकी लिस्ट में नहीं आ रहा, इसलिए ग्राउंड लेवलिंग तो इस वजह से माइनस नहीं किया। फिर इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम को भी डिस्कस करते हैं। 1,40,000 रेंट कलेक्शन चार्जेस थे, इसको लोअर ऑफ करके माइनस कर दिया। 25,000 भी उन खर्चों की लिस्ट में नहीं आ रहा जो खर्चे अलाउड है। अगली बात 80 लाख के ऊपर रेट लगाना इंटरेस्ट का या 65 लाख पे? 65 लाख पे, क्योंकि 15 लाख बिजनेस में यूज हो गया। तो रेंटल इनकम कितने महीने की कैलकुलेट की है? 10 महीने की, इसलिए इंटरेस्ट भी कितने महीने का माइनस करेंगे? 10 महीने का। अच्छा यार, ये इंश्योरेंस के बारे में ना थोड़ी मैंने आपको सोल्यूशन में चेंज करवानी है। ये जो 15A है, अच्छा 15A में ना ज्यादा जगह बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक इधर बिल्डिंग लिखा हुआ है, एक इधर बिल्डिंग लिखा हुआ है। बाकी आप चले जाए तो प्रॉपर्टी का लफ्ज आ रहा है बार बार, यानी लैंड और बिल्डिंग दोनों चीजें, प्रॉपर्टी का लफ्ज आ रहा है बार बार। इसलिए अगर 15A को पॉइंट बी को जरा बारीकी से पढ़ें तो यहां भी यही लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ बिल्डिंग का माइनस करने की इजाजत है। इसका मतलब है लैंड का इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। तो इस वजह से वो जो लैंड का इंश्योरेंस आ रहा था उसको भी हम माइनस नहीं करेंगे, जो कल का हमारा पेंडिंग था। अच्छा, इसके अलावा और कहीं ये इशू नहीं है। आप नीचे जाके देख लें, हर जगह प्रॉपर्टी का लफ्ज लिखा हुआ है, हर जगह प्रॉपर्टी का लफ्ज लिखा हुआ है, हर जगह प्रॉपर्टी का लफ्ज लिखा हुआ है। और वो जो कल लोन था इंटरेस्ट के ऊपर, वो बैंक से लोन लिया हुआ था, वो कहाँ फॉल कर रहा था? वो फॉल कर रहा था पॉइंट एफ में, if property is acquired blah 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 with the capital contributed by HBFC और a बैंक, ये उसके अंदर फॉल करा था। तो अब जरा थोड़ा अगर मैं सम अप करूं तो लैंड अपने डिफरेंट रूल कहां कहां लिए हुए हैं। एक तो रिपेयर अलाउंस में हमने पढ़ा था 1/5 अगर लैंड किराए पे दी हुई है तो रिपेयर अलाउंस में 1/5 नहीं लेना। एक आज पढ़ा इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का माइनस करेंगे, लैंड का नहीं। और एक हमने पढ़ा था नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो है वो लैंड के केस में कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ बिल्डिंग। तो ये 2-3 जगह है जहां लैंड और बिल्डिंग के रूल्स में डिफरेंस है, बाकी ऐसा सच नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम कल वाले में माइनस नहीं करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह भी हमने 0 लिख दिया। सिर्फ किसका अलाउड है? ओनली अलाउड फॉर बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग के लिए अलाउड है, ओनली अलाउड फॉर बिल्डिंग। अब टोटल आप हजरात कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें ना आप सोल्यूशन में भी चेंज कर लें, सोल्यूशन में भी गलती है, सोल्यूशन को चेंज कर लें। यही वो लैंड वाली चीज बस गलत है, इंश्योरेंस वाली बस। इंश्योरेंस 62,000 माइनस हुआ है, ये 0 कर लें इसको, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए ये तक सोच का चैप्टर निकाल लें। ओके, गौर से देखा करें और ग्रुप्स में वो सवाल मत पूछा करें जो बात क्लास में हो गई है। अच्छा जी, अदर सोर्स के चैप्टर में आ जाएं। आज मैं टेस्ट का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, सोल्यूशन की डिस्कशन। सोल्यूशन मुझे याद करा देना, तो मैं रखवा नहीं सका, वो अभी क्लास के बाद याद करवा देना, फोटोकॉपी शॉप पे रखवा देंगे। सोल्यूशन की डिस्कशन आज अपलोड हो जाएगी, 4-5 मिनट की है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक उसमें बस ये बात थी कि फरवरी में 1 में 29 दिन आ रहे थे, तो दो असल में ये जो 29 दिनों वाले साल है ना, ये ज़बानी तरह अपने हाथों पे देख लें। 29 दिनों वाले फरवरी में कौन से साल हैं? 2000, अगर आप 10 से शुरू करें तो 2010 के बाद वाले कौन से साल हैं? 2012, 2016, 2020, 2024, हर 4 साल बाद आता है। तो 2016 का सवाल आया था टेस्ट में, तो 2016 में फरवरी में 29 दिन बनते थे, इसलिए 29 दिन काउंट हुए थे टेस्ट के सोल्यूशन में। जिन्होंने टेस्ट दिया उनसे बात हो रही है, तो इसलिए याद रखिएगा कि हाँ जी, हाँ उनके मार्क्स तो कटने चाहिए, वैसे आइंदा सही हो जाएगा उनको, कोई मसला नहीं। पेपर में जाने से पहले चीजें सही करनी है। ओके, पॉइंट एल समझ आ गई? 2012 में, 16 में, 2020 में, 2024 में, फर्स्ट रो में जगह 2024 में। ये साल ऐसे हैं कि जिनमें बोले फरवरी में 29 डेज है। अच्छा जी, पॉइंट एल कल वाले का जी मोहतरम, हाँ के सॉरी, ए से किसी मशहूर बंदे का नाम बता दें।
मशहूर बंदा कर लेते हैं, चलें सर आसिफ कर लेते हैं, सर आसिफ। और बी से बाबर, बाबर। और एस से शाहिद अफरीदी। चलो ठीक है, ओके। ए अच्छा जी, ये आसिफ साहब हैं और ये जो है वो बाबर साहब हैं और ये शाहिद साहब हैं। अब जरा पढ़ना शुरू करें। मिस्टर आसिफ एट द शॉप इन शालम मार्केट। मिस्टर आसिफ, इन्होंने ही वेकेटेड द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड 6 लाख फ्रॉम मिस्टर बाबर। इन्होंने प्रॉपर्टी की वेकेशन छोड़ दी, प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ दिया और 6 लाख रुपए इनको किससे मिला जी? बाबर से। 6 लाख इनको मिला बाबर से। जरा देखिएगा, 6 लाख का इनफ्लो हुआ किनको? आसिफ को। किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। टू होम प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर। अब प्रॉपर्टी बाबर के पास है। अर्लियर इन 2005 आसिफ हैड पेड 2 लाख टू मिस्टर शाहिद। आसिफ हैड पेड 2 लाख। आसिफ के लिए ये आउटफ्लो है। मैंने जो प्लस और माइनस का साइन किसके लिए लगाया है? मिस्टर आसिफ के लिए। तो मिस्टर आसिफ के लिए बोलें ये क्या है? 6 लाख इनफ्लो और 2 लाख आउटफ्लो। मिस्टर शाहिद हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम। अच्छा, अब ये जरा कहानी क्या होती है ये जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। कई दुकानें होती हैं जिसमें आप कई दफा पगड़ी का लफ्ज भी बोल देते हैं और कोई लफ्ज भी बोल देते हैं कि दुकान एक बंदे के पास होती है और वो आप उससे उसका कब्जा छुड़वाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा होता उसका कब्जा छोड़ने पे। तो आप उसको कुछ पैसे देते हैं। एक तो नॉर्मल प्राइस है ना जो प्रॉपर्टी की देते हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा। कुछ कब्जा छुड़वाने के लिए उसको पैसे देते हैं, तो वो जो पैसे देते हैं, ऊपर के पैसे देते हैं, डेट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब फर्ज करें एक साहब थे शाहिद साहब, चलिए यहां से शुरू कर लेते हैं। आसिफ साहब के पास एक दुकान है। अब आसिफ साहब उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, तो बाबर साहब ने कहा जी 6 लाख लें, खुदा के लिए छोड़ दें। आसिफ साहब ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है, कोई ऐसी ऑफर कर ही नहीं रहा, ये प्रॉपर्टी बेची नहीं जा रही, प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ा जा रहा है, बेचने के पैसे अलग होंगे, वो जो प्राइस तय होगी वो अलग होगी। अच्छा जी, तो बाबर साहब ने आसिफ साहब को पैसे दिए कि मोहतरम ये 6 लाख पकड़े, खुदा के लिए यहां से छोड़ दें, ये कॉर्नर वाली दुकान है, ये मुझे चाहिए। अब आसिफ साहब की जेब में कितने पैसे आ गए? 6 लाख। अब आसिफ को एक ख्याल आएगा कि मैं चंद साल पहले मैं भी ये किसी से लेने आया था प्रॉपर्टी, उसने भी नहीं छोड़ी थी प्रॉपर्टी, उससे मैंने फिर खुशबू सुंघाई थी, जब उसे 2 लाख की खुशबू सुंघाई थी तो खुशी से उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। तो एज यू सो शैल यू रीप। तो इन्होंने किसी को पैसे देके प्रॉपर्टी छुड़वाई और किसी ने इनको पैसे देके प्रॉपर्टी छुड़वाई। अच्छा जी, आप बताएं इनको नेट सेविंग कितनी हुई? नेट सेविंग कितनी हुई? ये जरूरी नहीं ये ट्रांजैक्शन चाहे 2010 में हुई हो, ये ट्रांजैक्शन चाहे 2015 में हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मद में आपने परेशान नहीं होना। ये ट्रांजैक्शन जब मर्जी हुई हो, यानी ये वाली ट्रांजैक्शन चाहे 15 साल पहले हुई हो या 15 साल बाद हो रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ मेकर एक बेनिफिट देना चाह रहा है। कब्जा छुड़वाने के पैसे आसिफ साहब को कितने मिले? इन्होंने किसी और से कब्जा कभी जिंदगी में तो छुड़वाई होगा ना जब दुकान ली होगी। इन्होंने कितने पैसे दिए थे? 2 लाख। इन दोनों का डिफरेंस 4 लाख। लेकिन 4 लाख को ना फौरन इनकम में ऐड नहीं करना, 4 लाख को वो 10 से डिवाइड करना है। लॉ मेकर कह रहे हैं 10 से डिवाइड करना, जैसे ऑथर की इनकम को 3 से डिवाइड करते थे, तो 4 लाख को 10 से डिवाइड करना है और 10 सालों में इनकम में लेके जाना है। और 10 साल कौन से? हमारा साल और उससे अगले 9 साल। अच्छा, आप जरा पढ़ लें। आसिफ इज अ शॉप इन शालम मार्केट। आपको पता कैसे चलेगा प्रॉपर्टी बेची नहीं है, ये कब्जे वाले पैसे आए हैं? वो लफ्ज में अभी दिखाने लगा, वो आपको पढ़ के पेपर में पता चल जाएगा। अच्छा, आसिफ इज अ शॉप इन शालम मार्केट। ही छोड़ द कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी इन 2010। इन्होंने प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ दिया 2010 में। अगर छोड़ रहे होंगे कब्जा तो पैसे ले रहे होंगे। एंड रिसीव्ड 6 लाख फ्रॉम बाबर टू होम प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर। इन्होंने इसको 6 लाख दे दिया। अर्लियर इन 2005 आसिफ हैड पेड, चंद साल पहले 4-5 साल पहले 2005 में आसिफ हैड पेड 2 लाख टू मिस्टर शाहिद। आगे पढ़े टू मिस्टर शाहिद। व्हेन मिस्टर शाहिद हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू, नोट कर लें एक सेकंड में फिर आगे चलते।
ओके अच्छा, पेपर में आपको कैसे पता चलेगा प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, कब्जा छोड़ने के पैसे हैं ये? तो एक लफ्ज है बस, वो आपने हाईलाइट करना है, पेपर में दिया होगा, इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी वाली बात नहीं। पेपर में आई कैप ये वाला लफ्ज लिख देते हैं ना, ये वाला, विकेटिंग, विकेटिंग खाली छोड़ना, द कब्जा, द कब्जे का लफ्ज आएगा, द पोजेशन। वैसे तो घर बेचने में पता क्या आता है लफ्ज, सोल्ड द हाउस, सोल्ड द प्लॉट, वो इस तरह के अल्फाज होते हैं, वो तो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़े थे। तो सोल्ड द हाउस, सोल्ड द प्लॉट, इधर क्या है, विकेट द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। बस इस लफ्ज को आपने घर में जाके ना 2-3 दफा जरा याद करना, यहां से पता चल जाया करेगा। द अमाउंट रिसीव्ड बाय आसिफ, द अमाउंट रिसीव्ड बाय आसिफ एज बदला फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग, रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय आसिफ, रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट टू एक्वायर द कब्जा ऑफ बिल्डिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, अमाउंट रिसीव कब हुई है? पहली वाली अमाउंट रिसीव कब हुई है? पहली वाली 2010 में। और जो आपने अमाउंट पे की है, पे कब की थी? 2005 में। तो रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एक्वायर द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। इस एग्जांपल में जिस तरह लॉमेकर ने अंग्रेजी लिखी है, आपको शाहिद का और बाबर का नाम नजर नहीं आएगा। पर्सन से मुराद दोनों जगह अंडरलाइन करके आसिफ लिख लें, पर्सन से मुराद दोनों जगह आसिफ है, क्योंकि उसने बाकी दोनों का जिक्र करने की कोशिश नहीं की, फिर भी बात क्लियर हो रही है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय आसिफ, कितना 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 6 लाख फॉर वेकेटिंग द कब्जा, माइनस एनी अमाउंट पेड बाय आसिफ टू एक्वायर द कब्जा ऑफ बिल्डिंग। बल्कि अपने समझने के लिए लिख सकते हैं आप, कब्जा ऑफ बिल्डिंग इन पास्ट। एक्वायर कब किया था कब्जा? इन पास्ट। और अब किसी को और को कब्जा देने। अच्छा, एक्वायर किया होगा तो पैसे दिए होंगे, और जब कब्जा ये छोड़ रहे हैं और इनको किसी और को मिल रहा है तो पैसे shall be chargeable under the income from other source in the year in which it was received, in the अगले 9 साल in equal proportion। ओके जी, इसको जरा पेंडिंग पे डालते हैं, पॉइंट एल ए। अगले सफे पे आए, पॉइंट 3। ये प्रोविजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा आपने गौर से समझनी है। लोग जो हैं वो 2 किस्म के हैं, एक आप जैसे, एक साथ वाले जैसे। सॉरी, लोग 2 किस्म के हैं। वैसे हर कोई अपने आप को अच्छा क्यों समझता है? इफ अ पर्सन इज होल्डिंग एनटीएन, एक वो लोग हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है, और इफ अ पर्सन इज नॉट होल्डिंग एनटीएन, एक वो बंदा है जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। अब ये लोग किसी को पेमेंट करना चाहें, ये लोग किसी को पेमेंट करना चाहें, पैसे लेना चाहें नहीं, पैसे देना चाहें। आउटफ्लो की बात हो रही है, इनफ्लो की? आउटफ्लो की। ये लोग किसी को पेमेंट करना चाहें, he should make the payment to anyone through following modes, इन तरीकों से पेमेंट करें। he should make the payment to anyone through, अच्छा, ये लोग अगर पेमेंट करना चाहें तो इस बंदे को थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, इसके पास नेशनल टैक्स नंबर है, इसको रिलैक्सेशन है, इसका दिल चाहे क्रॉस चेक से पेमेंट कर दे, इसका दिल चाहे कोई भी बैंकिंग चैनल यूज कर ले। बैंकिंग चैनल तो आजकल कई हैं, आप एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं मशीन पे जाके, आप घर बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आईकेप की फीस वगैरह आप करते हैं। तो आप कोई भी पेमेंट करने पे आए, किसी के पास एनटीएन है तो वो बंदा क्या करे बोले, या क्रॉस चेक से पेमेंट कर दे या एनी अदर बैंकिंग चैनल से कर दे। अच्छा, लेकिन ये जो बंदा जिसके पास एनटीएन नहीं है, इसको चाहिए कि अगर किसी को पेमेंट करनी है तो किससे करे? सिर्फ अब ये ना कहिएगा मेरे पास एनटीएन नहीं है, मैं तो ये करता हूं, वो छोड़ें, जितनी चीज हमारे सिलेबस में है मैं सिर्फ आपको वो पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो बस बता दीजिए, पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अब उनमें से जिन लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर है उनको हम क्या सजेस्ट करेंगे? चाहे आप पेमेंट क्रॉस चेक से करें, चाहे किसी बैंकिंग चैनल से करें, किसी को भी पेमेंट करनी पड़ जाए, वरना कोई ना कोई सजा होगी, सारी बातें सजा भी देखते हैं। और जो बंदा एनटीएन होल्ड नहीं कर रहा वो पेमेंट किससे करे? अच्छा, ये लाइन पढ़ के बताएं फिर एनटीएन वाले को हमें कोई मशवरा देने की जरूरत है या बस ठीक है, खैर है, कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं? बस नहीं, इसको भी मशवरा देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो ये कहीं कैश से किसी को पेमेंट कर दे। कैश का मतलब होता है हाथ में पैसे पकड़े और पैसे पकड़ के कहा ये लो पैसे। तो हाथ से पेमेंट, जिसको आप कैश पेमेंट कहते हैं, इसको इजाजत
इसका मतलब ये नहीं है कि कैश में ये पेमेंट कर सकता है। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे एनटीएन वाले को पेमेंट करनी पड़े तो मोहतरम क्या चाहिए उसे, या क्रॉस चेक से करे या बैंकिंग चैनल से करे, कैश में पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कैश में जो पेमेंट होती है उसका रिकॉर्ड, उसका सबूत नहीं होता ना। ओके अच्छा, अब ये ना एक बड़ी अजीब सी चीज है कि एनटीएन वाला या नॉट एनटीएन वाला पेमेंट किसको करे तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि जिनको पेमेंट की जा रही है उनको पकड़ा जाएगा, जिनको पेमेंट की जा रही है उनको पकड़ा जाएगा। इस बात के लिए एक एग्जांपल समझे, वरना ये बात आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा यार, ये पेमेंट जो है ना हर ट्रांजैक्शन पे नहीं है, ये हर ट्रांजैक्शन पे नहीं है, ये पेमेंट ना गिनी चुनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। जैसे आप लोग आई को फीस पे करते हैं ऑनलाइन या और, तो इन चीजों पे नहीं है ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है सिर्फ गिनी चुनी चीजों पे है। ये लोग किसी को लोन दे दें या ये लोग किसी को गिफ्ट दे दें, गिफ्ट से मुराद जाहिर बात है यार यहाँ कैश गिफ्ट ही होगा, कैश गिफ्ट से मुराद पैसे देना चाहते हैं, कैश गिफ्ट से क्या मुराद है, पैसे देना। आगे आपकी मर्जी है, कैश गिफ्ट आप कैश के फॉर्म में दें, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें। कैश गिफ्ट का क्या मतलब होता है, कैश गिफ्ट का मतलब आप ये तो नहीं समझ रहे पैसे देने हैं, नहीं नहीं नहीं, कैश गिफ्ट का ये मतलब होता है कि मनी ट्रांसफर करनी है, चाहे कैश से कर दें, चाहे क्रॉस चेक से कर दें, चाहे उसके अकाउंट में। कैश गिफ्ट का ऑपोजिट होता है इन काइंड गिफ्ट। कैश गिफ्ट से यहां क्या मुराद है, कैश गिफ्ट से मुराद कायदे-ए-आज़म के नोट मैं नहीं ले रहा, कैश गिफ्ट से यहां क्या मुराद है, आप उसे गाड़ी नहीं गिफ्ट करना चाह रहे। कैश गिफ्ट से यहां क्या मुराद है, आप उसे एसी नहीं गिफ्ट करे, आप उसे चेयर नहीं गिफ्ट करे, आपने क्या सोचा है, मैंने उसे 10,000 गिफ्ट करना है, इसको क्या मैं कह रहा हूं बोले, कैश गिफ्ट। अब ये 10,000 आप चाहे कैश से कर दें, चाहे तो लिफाफे में डाल के दे दें 10,000, तो ये कैश में हो जाएंगे, चाहे क्रॉस चेक से कर दें, चाहे बैंकिंग चैनल से कर दें। तो इधर डिस्कशन किन गिफ्ट्स की हो रही है, सिर्फ कैश गिफ्ट्स की या इन काइंड गिफ्ट्स की, क्योंकि एल जो मैंने छुड़वाया है वो इन काइंड गिफ्ट्स के लिए है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट किन गिफ्ट्स के लिए है बोले, कैश गिफ्ट। कैश गिफ्ट का क्या मतलब है, पैसे देने हैं, जी बिल्कुल पैसे देने हैं, दें आगे जिस मर्जी फॉर्म में। 10,000 आपने साथ वाले को तोहफे के तौर पे देने हैं, टीचर की मर्जी है 10,000 उसे पैसे दे दे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन उसमें देखते हैं कि हमारे लॉ को कहां कहां मसला आया। तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैश गिफ्ट आपके जहन में बनी, पैसे देना चाहता है कोई बंदा किसी को, पैसे देना चाहता है कोई बंदा किसी को। अच्छा, और एक और चीज मैंने फिलहाल क्या टेक करवाई है, लोन। अच्छा जी, ये एग्जांपल 2 है, इसलिए आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। राइस कैंटीन का जो ओनर है इसने फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव किए हैं। राइस कैंटीन ओनर ने ना 4 उधार लिए इस साल, 4 उधार लिए। एक स्टूडेंट था, बड़ा अमीर कबीर स्टूडेंट था, तो कैंटीन वाले ने कहा यार थोड़े थोड़े पैसे चाहिए यार, दे दे यार थोड़े पैसे चाहिए। उसने 20,000 रुपया दे दिया उसी वक्त जेब से निकाल के, ये लो पकड़ो यार, जेब से निकाल के। अच्छा जी, आप बता दें पेमेंट करने वाला कौन है, स्टूडेंट या राइस कैंटीन ओनर, स्टूडेंट। आपको पता है आमतौर पे स्टूडेंट के पास क्या होता है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं होता, क्योंकि उसने कहा टैक्स जमा करवाना है, तो स्टडीज कर रहा है, तो नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। मुझे यहां बता दें कि लॉ की वायलेशन हुई है या कंप्लाइंस हुई है। ये बंदा कौन है जिसके पास एनटीएन, एनटीएन वाला सिर्फ किससे पेमेंट कर सकता है, क्रॉस चेक से। इसने किससे पेमेंट कर दी, कैश से। तो यहाँ लॉ फॉलो हुआ है, लॉ कंप्लाई हुआ है, वायलेट हुआ है। तो लॉ की कंप्लाइंस हुई है या वायोलेशन हुई है। आगे बढ़े। राइस कैंटीन ओनर को उधार मिला 25,000 रुपये फ्रॉम टीचर आसिफ। सर आसिफ चाय कैसी है यार, बड़ी मजे की है। सर आसिफ 25,000 चाहिए था जरा उधार। इतना महंगा कप, नहीं सर उधार चाहिए था, उधार चाहिए था। आपको चाय इंशाल्लाह टाइम पे मिला करेगी, 2 टीचर कह देंगे उनमें से पहले आपको ला के दिया करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आप 25,000 जरा मुझे दे दें। सर आसिफ ने जेब में हाथ डाला, ये पकड़ 25। सर आसिफ के पास क्या है, एनटीएन है, मैं आपको बता रहा हूँ एनटीएन है। अब अगर इनके पास एनटीएन है तो इन्हें पेमेंट किससे करनी चाहिए थी, क्रॉस चेक से या बैंकिंग चैनल से, ताकि पता चले हुकूमत को किसकी जेब से किससे पैसे जा रहे हैं। ये तो 25,000 की अमाउंट है ना, अमाउंट 2-2, 3-3 मिलियन की ट्रांजैक्शन हो जाती है, हुकूमत को पता ही नहीं चलता। तो ये ट्रांजैक्शन हुकूमत को पता होनी चाहिए थी, तो पता नहीं चल सकी हुकूमत को, क्योंकि सरासी ने किससे ट्रांजैक्शन कर ली, कैश से कर ली। तो आप बता दें जिस बंदे के पास एनटीएन है, क्या वो, जिस बंदे के पास एनटीएन है क्या वो कैश में पेमेंट कर सकता है, और जिस बंदे के पास एनटीएन नहीं है वो भी कैश में पेमेंट। आप बता दें वायो या एचपी, नहीं वायो का लैपटॉप नहीं, सॉरी, वायो या कंप्लाइंस, वायोलेशन। यहां भी वायोलेशन हो गई। आगे चलें। फिर शाम हुई ना,
तो एक टीचर बी कैंटीन ओनर उसके पास चला गया, सर उधार चाहिए था। पुत्र किन्ना? 28,000 को दे दें, बन जाएगा काम मेरा, समोसे आ जाएंगे कल के लिए। समोसे लेने हैं तूने क्या? अच्छा जी, ये सी फ्रॉम टीचर बी। टीचर बी के पास एनटीएन है और टीचर बी ने किससे पेमेंट की है? क्रॉस चेक से। जरा देखते हैं एनटीएन वाला क्रॉस चेक से पेमेंट कर सकता है? एनटीएन वाला क्रॉस चेक से पेमेंट कर सकता है? तो बताएं यहाँ पे लॉ कंप्लाई हुआ है या वायलेट हुआ है? कंप्लाइंस हुई है यहाँ तो लॉ की मोहतरम, कंप्लाइंस यानी लॉ फॉलो हुआ है। आगे चलें जी। 30,000 रुपया रिसीव किया है एक स्टूडेंट से उधार के तौर पे। स्टूडेंट के पास एनटीएन कोई नहीं है। राइस कैंटीन उन्होंने किस फॉर्म में रिसीव किया? थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर। अच्छा, बंदा कौन है? नॉट हैविंग एनटीएन। नहीं, नॉट हैविंग एनटीएन। बंदा कौन है? उसने पेमेंट किससे कर दी? तो नॉट हैविंग एनटीएन वाला तो यहाँ तो कोई ऑनलाइन की अलाउड ही नहीं थी, इसे सिर्फ किससे अलाउड थी? क्रॉस चेक से। तो यहाँ भी क्या हो गई? ये लॉ की वायलेशन हुई है, इस तरह पेमेंट इसे नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ होगी वायलेशन। अच्छा, अब लॉ मेकर को इससे कंसर्न नहीं है कि वायलेशन करने वाला कौन है। वायलेशन करने वाला शायद स्टूडेंट है, टीचर ए है, नीचे वाला स्टूडेंट है, वायलेशन करने वाले शायद ये लोग हैं। लेकिन अगले बंदे को भी अकल होनी चाहिए थी, दुकानदार को। जब दुकानदार को राइस कैंटीन ओनर को उधारशुदार मिल रहे थे तो उसे कह देना चाहिए था, यार खुदा के लिए मुझे कैश में ना दीजिएगा, मेरे लिए और मसले पड़ जाएंगे। तो मोहतरम ऐसी सूरत में याद रखिएगा, पेमेंट करने वाले को कोई सजा नहीं है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, जिसके मजे लग रहे हैं, जिसको उधार मिल रहे हैं, सिर्फ उसको सजा है। और एक बात याद रखिएगा, उधार कभी भी इनकम नहीं होता, क्योंकि आपको याद है इंट्रो पढ़ी हुई आपने, उधार लाइबिलिटीज में आता है बैलेंस शीट में। लेकिन हमारा लॉ जबरदस्ती उधार को भी किस में डाल रहे हैं? इनकम में डाल रहे हैं। आप बता दें जी, राइस कैंटीन ओनर की इनकम कितनी होगी? 20,000 की वायलेशन हुई पहले बुलेट में, फिर अगले बुलेट में 25,000 की वायलेशन हुई, अगले बुलेट में कंप्लाइंस हुई, उससे अगले बुलेट में 30,000 की वायलेशन हुई। तो बता दें जी, इसको सजा क्या मिलेगी? कितना इनकम में ऐड हो जाएगा? 75। देख लें सोल्यूशन। तो 75,000 विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द अब बोला करें आगे कुछ, इन द हैंड्स, आगे तो अब बोलते पीछे क्या रह गया है? ऑफ राइस कैंटीन ओनर। ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल है पैसे? ये बताना जरूरी है, किसके हैंड्स में टैक्सेबल है? तो राइस कैंटीन ओनर के हाथों में ये पैसे टैक्सेबल है। हाँ, जहां जहां वायलेशन हुई होगी, जहां लॉ फॉलो नहीं हुआ होगा तो उसी जुर्म की सजा देंगे ना। जहां तो लॉ फॉलो हुआ होगा तो कोई मसला नहीं। कौन सा वाला यार? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? हाँ, तीसरा 28,000 बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, सही कह रहे हो आप। क्या चीज? यहाँ पे 28,000 इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि यहाँ लॉ मेकर बैठे रहो, यहाँ लॉ मेकर खुश होगा कि लॉ फॉलो हुआ है, तो इसलिए ये जुर्म ही नहीं, तो जुर्म की सजा ही नहीं। ना ना, कोई टैक्स नहीं, उधार है वापस कर दिया जाएगा बस। उधार पे कहाँ टैक्स होते हैं? उधार तो लाइबिलिटी होती है बेचारे बंदे की, तो वापस कर देना होता है। लेकिन जबरदस्ती हमने फिर भी 3 जगह उधार को किस में डाल दिया? इनकम में डाल दिया। तो बस उर्दू में लिख लें, जहां वायलेशन हुआ करेगी वो अमाउंट इनकम में ऐड किया करनी है। किसी के पास अदर सोर्स के नोट्स ना हो, हाथ खड़ा कर दें। 1 और 2 3 3-4 कॉपीज ले आए। जहां वायलेशन हुआ करेगी वहां अदर सोर्स में ऐड किया करें। चलें जी आगे। एग्जाम्पल 1, जरा आपने सोचना है, ऊपर मैंने कुछ ग्रैंड मदर ने लोन दिया है कैश में। बताएं जी, ग्रैंड मदर ने लोन दिया है कैश में, ग्रैंड मदर के पास एनटीएन होगा या नहीं होगा? ना ना, ऐसे नहीं सोचना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमें उससे कंसर्न नहीं है। तो कैश में कर बैठी है ट्रांजैक्शन, कैश में तो कोई भी नहीं कर सकता। दादी अम्मा, ओहो, आपने भी जज्बात में आके उधार दे दिया, मैंने भी ले लिया 2 उधार, तो अब ये क्या हो गया? वायलेशन। आगे बढ़ें जी। एग्जाम्पल 1 हम कर रहे हैं। वो अंकल नहीं हमारे जहन में लाए, अंकल कोई, चाचू, ताया, मामू एनटीएन नहीं है चाचू के पास आपके, नॉट हैविंग एनटीएन। उन्होंने आपको पैसे दे दिए हैं, उधार दे दिया, फर्ज करें थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर। वायलेशन हुई है ना, क्योंकि एनटीएन अगर उनके पास नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं वो, उनके पास अगर एनटीएन नहीं है तो उनको किससे पेमेंट करनी चाहिए थी? लेकिन उन्होंने किससे कर दी? तो क्या हो गई? वायोलेशन। अम्मी ने खुश होके
गिफ्ट दे दिए बेटे को पैसे। यार कैश नहीं दिया जा सकता ना मेरे भाई, कैश नहीं दिया, ये कैश गिफ्ट है। तो कैश गिफ्ट अगर आप देना चाहते हैं, यानी आप 10,000 रुपए गिफ्ट देना चाहते हैं, इसको कैश गिफ्ट कहते हैं। अगर आप कैश गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप किससे दे दें? क्रॉस चेक से दे दें। और अगर आपके पास एनटीएन है तो ऑनलाइन ट्रांसफर से दे दें। कैश गिफ्ट कैश में देना जुर्म है, लेकिन कैश गिफ्ट क्रॉस चेक से देना जुर्म नहीं है। कैश गिफ्ट के लफ्ज का मतलब समझा पाया हूं मैं? ये समझ आ रहा है आपको? कैश गिफ्ट का मतलब है आप अगले को गाड़ी नहीं देना चाहते, कुर्सी नहीं देना चाहते, टेबल नहीं देना चाहते, अगले को जो है बिल्डिंग नहीं देना चाहते, अगले को पैसे देना चाहते हैं। तो तो मदर ने अगर पैसे दे दिए गिफ्ट के अंदर, तो आमतौर पे आप लोग घरों में तो शायद कहते हो ये मेरी इनकम नहीं है, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं आप पकड़े गए तो ये आपकी इनकम है। तो अब ऐसे सवाल ना पूछा करें, उनको कैसे पता चलेगा अम्मी ने कितने पैसे दिए बेटे को? तो ये मसले तो चलते रहते हैं फिर लॉ में। तो बता दें जी, कैश में तो यार कोई भी नहीं दे सकता, चाहे मॉम स्वीट मॉम हो चाहे डैड स्वीट डैड हो, कैश में तो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता। इसलिए बताएं यहाँ क्या हुई है? वेल, इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिस्टर आसिफ हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग अमाउंट्स व्हिच आर एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम, ये तीनों की तीनों ही अदर सोर्स में जाएंगी जी। एक फर्स्ट रो में दे दें, एक सेकंड लास्ट रो में दे दें जी। आ जाए भाई, पॉइंट 3 पढ़ें। अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो क्या करें? अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो क्रॉस चेक से दे दें, और अगर आपके पास एनटीएन है तो क्रॉस चेक से दे दें या बैंकिंग चैनल से दे दें। अच्छा जी, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये पढ़िएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय राइस कैंटीन ऑनर। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय राइस कैंटीन ऑनर, किससे? इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम another person, टीचर, स्टूडेंट, पता नहीं ये किसके लिए लिख रहा होता हूं। अच्छा, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय, हाँ, बाय राइस कैंटीन ओनर इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन, नॉट बीइंग अ बैंक। यार बैंक से अगर आप पैसे उधार लें तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, बैंक तो पैसे आपको कैश में ही देगा, बैंक का तो काम ही उधार देना है लोगों को। तो इस बात का मतलब लिख लें, बैंक से राइस कैंटीन ओनर कैश ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बैंक का तो काम ही क्या है? ये एक्सेप्शन होती है ना कई बातों की, तो ये एक्सेप्शन है। नॉट बीइंग अ बैंक का मतलब लिखें, बैंक से राइस कैंटीन ओनर पैसे उधार ले सकता है, कैश। बैंक से राइस कैंटीन ओनर पैसे उधार ले सकता है, पैसे को अंडरलाइन करके कैश, और कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश। समझे बात को? कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी आप बैंक से जाए हैं, बैंक को जाके कहें यार बैंक मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, बैंक दराज से निकाल के ये पकड़ नोट गिन ले, कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई वायलेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। वो आते हैं अकाउंट में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, अक्सर बैंक कैश में भी दे सकते हैं, तो देने को दे सकते हैं, कौन रोकेगा? बात को फैलाओ मत। अच्छा जी, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय राइस कैंटीन ऑनर फ्रॉम टीचर, तो टीचर से ना लें, स्टूडेंट से ना लें आप कैश फॉर्म में, लेकिन अगर आपने बैंक से लेनी है कैश फॉर्म में तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, अदरवाइज देन बाय, इन तरीकों के अलावा लेना जुर्म है। इन तरीकों से लेना जुर्म है या इन तरीकों के अलावा? जरा सोचें, अदरवाइज देन बाय का क्या मतलब बतेगा? इन तरीकों से लेना जुर्म है या इन तरीकों के अलावा? इन तरीकों के अलावा। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, कैसे आपने पैसे लिए? क्रॉस चेक के अलावा, और क्रॉस चेक बताया आपको बैंक में जाके ड्रॉ किया जाता है, और कहां होता है? अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल। लेकिन बैंकिंग चैनल के आगे उसने एक लफ्ज ऐड किया है जो क्रॉस चेक के आगे ऐड नहीं किया, कि बैंकिंग चैनल में सिर्फ वो बंदा पैसे दे सकता है जिसके पास क्या है? ये लफ्ज क्रॉस चेक के आगे उसने क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि क्रॉस चेक से तो दोनों दे सकते हैं, जिसके पास एनटीएन है वो भी, जिसके पास एनटीएन वो भी। ये लफ्ज सिर्फ बैंकिंग चैनल के साथ ऐड किया। ओके, अब जरा देखिएगा, पढ़े जरा, सिर्फ येलो वाली बात,
अब समझ आ गई ना, पूरे समंदर में से मेन मछली निकल आई। तो ये बात जरा एक दो दफा बार बार पढ़ें, अपने रजिस्टर पे मत देखें, इधर देखें। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज, अरे तफसील मैं नहीं बता रहा, जाहिर बात है मैं अधूरी बात कर रहा हूँ, आगे मैं ये भी हाईलाइट कर दूं पूरा, वो करना चाहिए मुझे हाईलाइट पूरा, लेकिन मैं जरा अधूरी बात बता रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बताएं जी। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक shall be treated as income from, बार बार याद करें, any amount received as loan, राइस कैंटीन ओनर को ध्यान में रखें, any amount received as loan otherwise than by cross check shall be treated as other source for the year in which it is received। और किसके हाथों में? in hands of receiver, पेमेंट करने वाले के हाथों में या रिसीव करने के हाथों में? इन हैंड्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर कौन था? राइस कैंटीन ओनर। इन हैंड्स ऑफ रिसीवर टैक्सेबल होगी। आप पूरी बात पढ़ लें। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक या अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग shall be treated as income from in the year in which it was in the hands of receiver। अच्छा जी, अब इस पे बात कर लेते हैं। डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो एक कंपनी नई बन रही थी, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो लोग जज्बात में आके पैसे ही ले आए, लाख लाख 2-2 लाख की थदियां हाथों में पकड़ी हुई, ले लो जी नई कंपनी बन रही है। क्या जी? पीटीसीएल ने एसी बनाना शुरू किए हैं। जबरदस्त हो गया यार, कमाल हो गया, पीटीसीएल के एसी जबरदस्त यार, नीचे फोन ऊपर एसी, ये क्या कॉम्बो बनेगा। तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस कंपनी में धड़ाधड़ घर से लाके, कोई 2 लाख की थदी ला रहा है, कोई 10 लाख की थदियां ला रहा है और ला के नोटों की बारिश कर रहे हैं पीटीसीएल पे। ये सारे पैसे पीटीसीएल का असल तो होते हैं कैपिटल, कैपिटल होता है सरमाया। ये जो कैपिटल लोग घरों से लाते हैं ये इनकम नहीं होती कंपनी की, क्योंकि ये कैपिटल आपको पता है अगर कारोबार बंद करना पड़ जाए तो ये कैपिटल वापस करना पड़ता है कंपनी को, तो ये इनकम नहीं होता, ये एक सरमाया होता है जो आपने इकट्ठा किया है। लेकिन अगर ये लोग कैश फॉर्म में ले आए, यानी इस कानून की वॉल्यूशन करके लाए, तो फिर पीटीसीएल को क्या सजा मिलेगी कि ये सारे पैसे जो लोग घरों से लाए हैं, किस मद में लाए हैं जरा बता दें। लोग घरों से पैसे क्यों ला रहे हैं? डिपॉजिट लाए हैं फॉर इशुएंस ऑफ, इशू कौन कर रहे हैं? शेयर्स, कंपनी। डिपॉजिट कौन करा रहा है? पैसे, शेयर होल्डर। डिपॉजिट कौन करा रहा है? पैसे, शेयर होल्डर। और इशू कौन कर रहा है? शेयर्स, कंपनी। एग्जाम्पल 3, a newly launched company has issued shares। जैसे पीटीसीएल ने नई कंपनी बनाई एसी बनाने वाली, द शेयर होल्डर्स हैव मेड द फुल पेमेंट इन, ओए होए होए होए, शेयर होल्डर्स कैश देके गए या क्रॉस चेक में पेमेंट करके गए? शेयर होल्डर से ज्यादा कैश दे गए। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ये कंपनी के हाथों में इनकम ऐड हो जाएगी। तो यहां पैसे लाने वाला कौन है? किसको मिलेंगे? तो इसलिए आजकल कंपनीज पता क्या करती हैं, कंपनीज कहती हैं भाई पैसे हम क्रॉस चेक में ही लिया करेंगे। बस आजकल कंपनीज ने ये काम शुरू किया हुआ है। कंपनीज अखबार में जब इश्तिहार देती हैं तो पहले ही कह देती हैं पैसे कोई भी बंदा घर से कैश में लाया तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं करने, हम पैसे किस फॉर्म में लेंगे। इससे हुकूमत को ये फायदा होता है, हुकूमत को पता चल जाता है इस कंपनी का कौन कौन ओनर है। अब हुकूमत अगर पता चलाना चाहे तो हुकूमत को पता चल जाता है इस कंपनी का कौन कौन ओनर है और इस कंपनी का कौन कौन मालिक बना है। अक्सर आपने देखा होगा ये नवाज शरीफ की मिलें, ये किसके नाम है, क्या है। तो ये अगर ट्रांजेक्शन्स हो रही हो बैंक के थ्रू तो फिर ये फड्डे ही नहीं आते, फिर पता चल जाता है किसके अकाउंट से पैसे निकले थे, किसके अकाउंट में गए थे। लेकिन आजकल आपने ये भी सुना होगा लोग दूसरों के नाम पे अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, किसी के पैसे किसी के अकाउंट में पड़े होते हैं। तो इन्हीं चक्रों की वजह से ये काम होते हैं। तो बहरहाल लॉ मेकर क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन किससे हो, कैश से हो या बैंक से हो? बैंक से हो। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट है एडवांस। क्या है जी? एडवांस। एडवांस रिसीव्ड for sale of goods, for rendering of services, or for sale of goods and rendering of services। अच्छा जी, ये जो फर्नीचर की दुकान वाला है, फर्नीचर की दुकान वाला,
ये जो एडवांस लेगा फर्नीचर की दुकान वाला, जो एडवांस आपसे लेगा तो आपको क्या देगा? आपने अक्सर सुना है कि फर्नीचर की दुकान पे आप जाते हैं और उसे कहते हैं यार ये जो तस्वीर वाला फर्नीचर है ये बाहर आ जाए। कहते हैं भाईजान जादू नहीं होगा, महीना देते हैं, ये तस्वीर वाला फर्नीचर इंशाल्लाह बाहर आएगा और इस पर बैठेंगे आप, देखें फिर आप। तो अब वो फर्नीचर की दुकान वाला क्या कहता है, यार 2 लाख रुपया बिल बनता है, कोई 25-30 हज़ार तो दे के जाओ ना, मैं काम फिर शुरू करूँ, कोई लकड़ी शकड़ी तो खरीदूँ जाके। तो बता दें आप मुझे बात कि फर्नीचर की दुकान पर आप अगर कोई एडवांस पकड़ा के आएंगे तो फर्नीचर की दुकान वाला क्या कहेगा, मुझे किस मद में एडवांस मिला है? उसने हमें सेल ऑफ गुड्स करनी है। तो फर्नीचर की शॉप वाले को अगर मैं जाके, अगर राइस वाले जाके फर्नीचर की दुकान वाले को एडवांस पकड़ाएं तो राइस के प्रिंसिपल साहब कैंटीन से बाहर आ जाएं, राइस के प्रिंसिपल साहब जाके कहें क्लास के लिए फर्नीचर चाहिए तो वो बंदा के थोड़ा एडवांस दें, तो ये एडवांस राइस वालों ने किस मद में दिया कि अगले बंदे ने क्या करनी है? सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, राइस वाले जो है वो किसी लॉयर को फीस पे करें, लॉयर को फीस पे करें किस बात पे? यार ये 4-5 बच्चे जो है इकट्ठे होकर बाहर खड़े हो गए, कह रहे हैं कॉलेज हमारा है। अब ये हटते नहीं थे, सुबह भी इधर, शाम भी इधर, रात भी इधर, 24-24 घंटे इधर खड़े हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, कह रहे हैं कॉलेज हमारा है, चलो निकलो। अब कॉलेज वाले परेशान हो गए, उन्होंने एक लॉयर कराया। लॉयर था एतजाज हसन, लेवल था उसका। उसने कहा 10 लाख तो एडवांस मांगूंगा, फिर बाकी केस जीतने पे बाकी। तो 10 लाख रुपया राइस वालों ने उसको एडवांस ही पकड़ा दिया सिर्फ। या किसी डॉक्टर साहब को कहा पोलियो के टीके लगाने अपने बच्चों को तो कॉलेज में, तो आप जरा ये सर्विस हमें दे दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है यार एडवांस पकड़ाओ। तो राइस वालों ने लॉयर को क्या पे किया? एडवांस पे किया। तो ये भी एक एडवांस की नेचर है। अच्छा जी, राइस वालों ने कैंटीन कंस्ट्रक्ट करवाई अपनी, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, या कोई लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करवाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई। इसमें आपको पता है सेल ऑफ गुड्स भी होती हैं और मैप वगैरह बनाने की सर्विस भी होती है। समझ रहे होंगे आप, इसमें दोनों चीजें होती हैं। क्या? सेल ऑफ गुड्स, जिस कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हैं वो ईंट बजरी सीमेंट भी दे रहा है, और इसके अलावा उसने कहा मैं इंजीनियर भी खड़ा करूंगा और मैं मैप भी बना के दूंगा। तो इंजीनियर का खड़े रहना, मैप का बना के देना, ये सेल ऑफ गुड्स है या रेंडरिंग ऑफ सर्विस है? और साथ इसके जो है वो ईंटों का बेचना, सीमेंट का बेचना। तो कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, दोनों चीजें पाई जा रही होती हैं। एक ही वक्त में क्या हो रहा होता है? सेल ऑफ गुड्स भी, और दूसरे वक्त में साथ ही रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी। तो आप बता दें जी, राइस वाले ने जो फर्नीचर पॉइंट की दुकान है इधर कहीं, फर्नीचर पॉइंट की दुकान पे जाके जो एडवांस जमा कराया, इस एडवांस को हम क्या कहेंगे? सेल ऑफ गुड्स वाला एडवांस। फिर राइस वालों ने लॉयर को पैसे जमा करवाए, इस एडवांस को हम क्या कहेंगे? लॉयर ने क्या देनी है? रेंडरिंग ऑफ। फिर राइस वालों ने किसी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए कि बिल्डिंग भी बना दो, मैप भी बना दो, ईंट बजरी सीमेंट भी लगाना। तो ये किस मद में एडवांस दिया? फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ये तो मोहतरम हमने ट्रांजैक्शन समझी है या टैक्स ट्रीटमेंट समझी है? ट्रांजैक्शन समझी है, अभी टैक्स ट्रीटमेंट इनकी नहीं समझी। तो इनकी टैक्स ट्रीटमेंट समझ लें। यहां सेक्शन 39(3) विल नॉट अप्लाई। यहां पे सेक्शन 39(3) नहीं लगेगा। मतलब बताएं इस बात का, खुशी या गम? खुशी या गम? अगर लॉ कह दे कि सेक्शन 39(3) नहीं लगेगा, तो सेक्शन 39(3) कहता था ऐसे ऐसे पैसे दो। लॉ कह रहे सेक्शन 39(3) इधर ना लगाओ। इस बात का क्या मतलब है? जैसे मर्जी पैसे दो, जैसे, जरा मुझे मतलब बताएं सेक्शन 39(3) विल नॉट अप्लाई का मतलब। पेमेंट, बोले बोले बोले, पेमेंट कैन इवन बी, बोले बोले बोले, कैन इवन बी मेड इन कैश। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मजे हो गए। इसी को तो देख के शायर ने कहा था दुनिया में जन्नत के मजे। हालांकि उसने जन्नत देखी नहीं थी, उसे क्या पता जन्नत में क्या मजे होनी है। ओके, दुनिया के सारे मजे इकट्ठे कर लो, जन्नत के कदरा मजे के बराबर नहीं हो सकते। अच्छा जी, चलें ऐसा करें ना, पहले ये नोट कर लें फिर नीचे वाला नोट कीजिएगा। जिन्होंने ये नोट साथ साथ कर लिया है वो सब्र करें थोड़ा, सब्र का फल इंशाल्लाह खरबूजा मिलेगा। चलें जी, ऊपर जा रही है स्क्रीन।
भाई ऑनलाइन वालों ने बड़ी सुस्ती शुरू कर दी है, सुने वो कहते हैं यही वाली फाइल हमारे से शेयर कर लिया करें, यही वाली फाइल, यही किसी तरह भाई इतनी भी सुस्ती ना करें, यही कैसे रहेगी, आप साथ चलिएगा पेपर देने। अच्छा जी, ओके अच्छा भाई यहां सेक्शन 39(3) विल अप्लाई। आगे फिर इसकी तफसील आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट करने वाले के पास NTN है तो क्रॉस चेक से कर दे या बैंकिंग चैनल से कर दे, और अगर पेमेंट करने वाले के पास NTN नहीं है तो सिर्फ क्रॉस चेक से करें। यहां सेक्शन 39(3) विल अप्लाई। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, ये असल लफ्ज नहीं है। असल ये है कि सर्विस देने वाला हमें दो चीजें दे रहा है, एक तो सेल ऑफ गुड्स भी कर रहा है और साथ सर्विसेज भी दे रहा है, दोनों चीजें इकट्ठी कर रहा है। जी बिल्कुल, वो भी सर्विस, हाँ सर्विस भी दे रहे हैं साथ। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या खासियत पाई जाए और एंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 39(3) लगेगा। इस सब सेक्शन 4 देखें जरा, साथ वाले को मुस्कुरा के एक दफा फिर पढ़ें। सबसेक्शन 3 शैल टू एन एडवांस फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग, और वाले पे नहीं लगेगा, एंड और वाले पे एंड वाले पे लगे, और वाले पे नहीं, एंड वाले पे लगेगा। और वाले का क्या मतलब है मोहतरम? या सेल ऑफ गुड्स हो रही हो या रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही हो तो 39(3) नहीं लगेगा। तो कब लगेगा फिर? जब दोनों हो रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एडवांस लिखा हुआ है ना पॉइंट 3 में, इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एडवांस, ये कौन सा वाला है, ब्रैकेट भी छोड़ें, एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स। गाइस देखिएगा, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस या सप्लाइंग ऑफ सर्विस। जो पहले दो पॉइंट्स का उनमें से कोई भी दो पॉइंट ऑफ अदर नहीं जाएगी। क्लियर भाई? आप सेकंड नंबर पे ग्लासेस वाले भाई, क्लियर? चलिए कॉपी पेंसिल छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें। अब अगली बात सुने। अच्छा मुझे ये बताएं, एक थोड़ी सी कहानी सी है कि प्रिंसिपल साहब जो है, राइस के प्रिंसिपल साहब फर्नीचर वाली दुकान के ऊपर गए फर्नीचर खरीदने के लिए। तो फर्नीचर वाली दुकान वाले ने कहा कि सर आप फर्नीचर तो खरीद के जा रहे हैं, तो ऐसा करें मुझे ना एडवांस पकड़ा दें। तो प्रिंसिपल साहब ने जेब में से 3 लाख रुपए निकाले और 3 लाख रुपए निकाल के कहा ये पकड़। ये 3 लाख रुपए किस मद में दे दिए? कैश की मद में दे दिए। और किस चीज के दिए? फर्नीचर बनाने के दिए। किस चीज के दिए? फर्नीचर बनाने के दिए। अच्छा 3 लाख रुपए ये हो गए। अब प्रिंसिपल साहब जो है वो बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो प्रिंसिपल साहब को उसने आवाज मारी, सर बात सुनिएगा। सर ने कहा हाँ भाई क्या हुआ? सर वो ना मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, घर में शादी है बेटी की, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आपकी तरफ से हो जाए तो अच्छा है, कुछ आप भी थोड़ा कर दें। तो प्रिंसिपल साहब ने इस वाली जेब में हाथ डाला और हाथ डाल के कहा ये पकड़ 2 लाख रुपए, ये पकड़ 2 लाख रुपए, ये पकड़ 2 लाख रुपए। क्लियर? अच्छा अब क्या हुआ? अब जब वो इशारे पे पहुंचे तो वो इशारे पे पहुंच गया नॉक करके, सर वो और कुछ हो जाए। नहीं यार उधार तो इतना ही हो सकता है, उधार इससे ज्यादा नहीं। तो प्रिंसिपल साहब चले गए, यूटर्न लेके खुद ही वापस आए। यार इधर आ। जी सर क्या हुआ?
यार मैं चाह रहा था तेरी बेटी की शादी है, मेरी तरफ से कोई तोहफा हो जाए, तो मैं तुझे ना गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो ये 50,000 रुपये ना मेरी तरफ से, ये 50,000 रुपये बोले बोले मेरी तरफ से, ये 50,000 मेरी तरफ से हो गए, ये तू ले जा। और ये क्या होगा मोहतरम? गिफ्ट होगा। अब बता दें जी, सबसे पहले उसको कितने मिले? 3 लाख। किस मद में? एडवांस फॉर सेल ऑफ, फॉर ओनली सेल ऑफ गुड्स है, सिर्फ फर्नीचर बेचना है, एंड वाला कोई सिनेरियो नहीं है, एडवांस है फॉर सेल ऑफ गुड्स। यहां तो सेक्शन 39(3) नहीं लगता। अच्छा, इसके बाद तो नहीं देखना इधर। अच्छा, और दूसरे नंबर पे उसको 2 लाख रुपए मिले, किस मद में मिले? कैश। किस मद में? किस मद में? लोन के मद में। और तीसरे नंबर पे उसे क्या मिला? गिफ्ट मिला, वो भी किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। 3 लाख की पहली फिगर, 2 लाख की दूसरी फिगर, 50,000 की तीसरी फिगर। इनकम में बता दे कितना जाएगा? कितना? 3 लाख इनकम में क्यों नहीं जाएगा पहले वाला? क्योंकि सेक्शन 39(3) तो नहीं लगता उस पे। और कैश से पेमेंट कर बैठे हैं प्रिंसिपल साहब, क्या जो उसको उधार दिया 2 लाख का वो इनकम में जाएगा उसकी? क्या जो उसको गिफ्ट दिया वो इनकम में जाएगा उसकी? ठीक है जी। तो ये अब आप एग्जाम्पल घर जाके जो है वो लिख लीजिएगा, और उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे? उर्दू में लिख लेंगे। कितने लोगों को याद रहेगी? कितने लोगों को याद रहेगी? अच्छा, याद रहेगी बात। इस तरह पूरी बात लिखेंगे, गाड़ी स्टार्ट की, हैंड ब्रेक और ये सारा, ओ आई विल गिव यू, इस तरह बना के लिखेंगे, पूरा ड्रामा करके। ये ऑनलाइन वाले भेज देते होते हैं, ऑनलाइन वाले ग्रुप के अंदर भेज देते हैं लिख के पूरी स्टोरी। इस दफा वाले भी भेजेंगे मुझे लग रहा है। ओके, अच्छा जी, अगले सफे पे आ जाएं। अच्छा, कल ना इसको रिवाइज करेंगे। अभी आपके जहनों में कोई इस बारे में सवाल आ रहे हो ना, तो इनको आपने होल्ड पे रखना है। कल इंशाल्लाह इसको एक बार रिवाइज करेंगे, चीजें पक्की हो जाएंगी। बस एडवांस तरह याद कर लें। अगर किसी बंदे को आपने एडवांस दिया सिर्फ गुड्स का तो खैर है, जैसे मर्जी पैसे दें। अगर किसी बंदे को आपने एडवांस दिया सिर्फ सर्विसेज बाय करने के लिए, जैसे मर्जी पैसे दें। अगर किसी बंदे को आपने एडवांस दिया जिसमें वो चीजें भी बेचेगा और साथ कनेक्टेड सर्विस भी देगा, तो फिर आपको एहतियात रखनी चाहिए, फिर आपको पेमेंट कैश से नहीं करनी चाहिए। 4A, यार ये नदामत के आंसू तो नहीं आ रहे हैं? अच्छा नहीं, अभी तो चल रहा है चैप्टर ना, अभी तो कल चलेगा। अच्छा जी, कितने लोगों को नदामत के आंसू आ रहे हैं? बाकी लोगों को नहीं आ रहे। रेड शर्ट खड़े हो? हाँ, आपको नदामत के आंसू नहीं आ रहे। आप मुझे बता दो, जो कल हमने पढ़ा था अदर सोर्स के बारे में, क्या क्या चीजें आती हैं अदर सोर्स में? उसमें वो जो बंदा पंखे वाला है उसकी वाली बात नहीं है सिर्फ। आपने आए थे कल? पंखे वाला बंदा याद है? पेट्रोल निकल आया था 4 पैसे से। हाँ, उसकी अंग्रेजी बता दो जरा। इंग्लिश में नहीं आता तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? मुझे नदामत के आंसू आ रहे हैं। नदामत के आंसू उर्दू में नहीं पता नदामत के आंसू क्या होते हैं? चलो आप बैठ जाओ। चैप्टर खत्म होता है तो बंदे का दिल चाहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये चैप्टर भी साथ साथ नहीं किया। अच्छा जी, लेकिन ऐसी पानी की बोतल लाया होता है उसमें घुस नहीं सकता। वेयर एक साहब ने पैसे डिपॉजिट कराए गवर्नमेंट को, इसे कहते हैं नेशनल सेविंग स्कीम। पैसे डिपॉजिट कराए गवर्नमेंट को, और पैसे डिपॉजिट करवाए मिसाल के तौर पे 30 लाख। अब इसको यहां पे इन कैश करवाए इसने पैसे, तो वो मिले 38 लाख। अब ये जो 38 लाख मिले हैं इसको, अब आप मुझे बता दें, इसमें 30 लाख तो उसका अपना वापस मिला है, और बाकी 8 लाख क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। बाकी 8 लाख इसको क्या मिला है? इंटरेस्ट। तो एक बंदे ने हुकूमत के खजाने में जमा कितने करवाए? 30। मिले कितने? 38। इसमें 30 उसे अपना वापस मिला, और 8 लाख क्या मिला? इंटरेस्ट। अब ये 8 लाख इस साल की इनकम बन जाए तो इस मद में एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ये 8 लाख इस साल की इनकम बन जाए, इस मद में एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। फिगर्स को अगर मैं बढ़ा दूं और इसको मैं कर दूं 300 लाख और इसे कर दूं 380 लाख, तो ये कितना बन जाएगा? 80 लाख। तो 80 लाख जो इसको 2013 में मिले हैं, तो 80 लाख तो एक हैवी अमाउंट बन रही है। 80 लाख को अगर आप 2013 में गिराएं तो शायद वो बंदा ही गिर जाए, क्योंकि 80 लाख कितना बनता है? बताएं बताएं बताएं।
8 मिलियन बनता है 80 लाख। ना माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, तो 80 लाख 8 मिलियन बनता है। तो 8 मिलियन जाके जरा देखते हैं किस सीरियल में गिरता है। इस तरह की बातें एक दो दफा पहले भी आपसे किसी और जगह हुई हुई हैं कि 8 मिलियन कहां जाके गिरता है। ओ तेरी खैर है तेरा, सीरियल 8 में गिरता है 8 मिलियन। और रेट कितने % तक चला जाता है इसका? जब 35% किसी पे रेट लगेगा तो उस बंदे ने तो उधर ही खड़े हो जाना है। अब लॉ मेकर इसको क्या दे रहा है? रिलैक्सेशन दे रहा है। रिलैक्सेशन क्या दे रहा है? रिलैक्सेशन ये दे रहा है कि तुम 80 लाख को 2013 में इनकम में ना डालो, इसके इसके टुकड़े करो, तोड़ो 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 तोड़ो, इसके तोड़ के कितने टुकड़े कर लो? 4। और वी लाख कितने सालों में इनकम में डाल दो? 4 सालों में। अब ऑब्वियसली पिछले सालों का टैक्स तो इसको इकट्ठा जमा कराना पड़ेगा, लेकिन 20 लाख पे जब टैक्स निकलेगा, 20 लाख पे जब टैक्स निकलेगा तो 2 मिलियन जाके गिरेगा इस सीरियल में। जब इस सीरियल में गिरेगा तो इसके लिए रेट 35% से गिर के किस पे आ जाएगा? 15%। तो इसकी बाछें विल खिल लाइक एनीथिंग, तो इसकी बाछें तो खिल जाएंगी, ये तो मुस्कुराएगा, जंपे मारेगा, हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन 1। और ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन 2। हम किसे ग्रीन सिग्नल दें? हाँ, साथ वाले के पास है ग्रीन हाईलाइटर, तो इस ऑप्शन को हम ग्रीन सिग्नल दे देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन टैक्स पेयर के लिए फिजिबल होगी। यू हैव 30 सेकेंड्स टू नोट इट अप। नहीं, हर अमाउंट पे नहीं होता एप्लीकेबल, जहां लॉ मेकर कहता है। ओके जी, हाँ, जितने साल का इंटरेस्ट होगा उतने साल में। इसमें तोड़ने के कोई रूल नहीं है कि 10 साल में तोड़ना है या 3 साल में तोड़ना है। जितने साल पैसे रखवाए होंगे उतने साल पे तोड़ेंगे। बिल्कुल जबरदस्त सवाल पूछा आपने, गुड। अच्छा जी, आ जाए भाई, वापस आ जाए जिथे थी। पॉइंट 4 है वेयर एनी इंटरेस्ट कितना था? 80 ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट। पैसे किसमें इन्वेस्ट किए थे? नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट में। इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर। एरियर क्या मतलब? सारे सालों का बकाया इकट्ठा मिला। एरियर होता है बकाया जात, सारे सालों के पैसे इकट्ठे होते रहे और एंड पे जाके मिले। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड इन एरियर्स। और इसकी वजह से हुआ क्या था? एंड एज द बंदा इज चार्ज एट हाई रेट, 35% पे पहुंच गया था। द बंदा इज चार्ज एट हाई रेट। वापस आ जाए, द बंदा इज चार्ज एट हाई रेट ऑफ टैक्स। जब हाई रेट का लफ्ज आ गया ना तो फिर किसी से कंपैरिजन होना चाहिए। देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता क्या लगता रेट लगता, जो लगता। देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता अगर इंटरेस्ट, जो लगता अगर इंटरेस्ट उसे दे देते, टू द बंदा इन द ईयर टू विच इट रिलेट। कितने सालों से का, ओ तेरी खैर, रिलेट कितने सालों से कर रहे हैं? 4। और रिसीव 2013 में हो रहा है। रिलेट 10, 11, 12, 13 से कर रहे हैं। रिसीव, रिलेट, रिसीव, रिलेट 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13 से रिलेट कर रहे हैं। और रिसीव कब हुआ? 13 में। तो अब जरा अंग्रेजी पढ़िएगा। ये अंग्रेजों वाली अंग्रेजी नहीं है, पाकिस्तानी वाली सादा सादा अंग्रेजी चल रही है। वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड टू अ पर्सन इन, और उसकी वजह से द बंदे पे रेट लग गया है, जो लगता
जो ये व्हाट्सएप ग्रुप में लोग पूछते हैं ये जरा इंग्लिश दोबारा समझा दें, इसलिए मैंने एक ही दफा लिख के खत्म कर दी बात। देन वाज एप्लीकेबल, जो लगता अगर इंटरेस्ट दिया जाता टू द पर्सन इन द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट। किन किन सालों से कर रहे हैं? 10, 11, 12, 13। द पर्सन में इलेक्ट द इंटरेस्ट टू बी टैक्स एट द रेट, ये रेट पे इस पे वो वाला टैक्स लगा देगा। एज एप्लीकेबल, जो लगना था अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो रिलेट कर रहा है। ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उर्दू दोबारा आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, तो वेट कर लें इसका। तो इसके बारे में कोई सवाल ना पूछिएगा, कल की क्लास में से दोबारा पढ़ लेंगे। लेकिन आई होप बात कम से कम समझ आ गई है। अंग्रेजी जरा कोशिश करके घर में कोशिश कर लीजिएगा, वरना कल समझ लेंगे। कोई सवाल नहीं, कल समझते हैं इसको दोबारा।